भारतवर्ष के लोकप्रिय चिंतक, विचारक, दार्शनिक, लेखक, राजनीतिज्ञ तथा हरि तारा चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन श्रद्धेय डॉक्टर करण सिंह जी, श्री विक्रमादित्य सिंह जी, श्री अजात शत्रु सिंह जी, डॉक्टर ज्योत्सना सिंह जी, इस ट्रस्ट के सभी सम्मानित ट्रस्टी, तवी फेस्टिवल में उपस्थित सभी सम्मानित आर्टिस्ट, राइटर्स, कला प्रेमी, देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, तवी फेस्टिवल ऑफ आर्ट्स एंड आइडियाज़ में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है और मैं आभारी हूँ आयोजकों का, जिन्होंने मुझे यहाँ उपस्थित होने का अवसर दिया है। अपनी बात की शुरुआत मैं ब्रिटिश शासनकाल के एक छोटे से किस्से से करना चाहूँगा। नीदरलैंड के एक संस्कृत स्कॉलर ने 1911 में 11 की शुरुआत में शिमला में पोस्टेड ब्रिटिश ऑफिसर एस शार्प को एक पत्र लिखा कि 1910 से नीदरलैंड की एक स्कॉलर जम्मू के श्री रणबीर सिंह लाइब्रेरी से अपने खर्चे पर एक संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट कॉपी करवाने का प्रयास कर रही है, लेकिन वहाँ कोई कर्मचारी है जो इस लिखित कॉपी के प्रोसेस में अड़ंगा डाल रहा है। पत्र में थोड़ा बहुत ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम की आलोचना करने के पश्चात उन्होंने आग्रह किया कि दिल्ली के डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी इसमें मदद कर सकते हैं। ब्रिटिश ऑफिसर शार्प ने 21 जून 1911 को डायरेक्टर आर्कियोलॉजी को एक पत्र लिखा कि यह एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है और इस कार्य में आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए। ब्रिटिश ऑफिसर ने अपने पत्र में तर्क दिया कि जब महाराजा रणवीर सिंह जी ने लाइब्रेरी की स्थापना की थी तब उनका उद्देश्य था कि अधिक से अधिक स्कॉलर्स उनके संग्रह में मौजूद प्राचीन और दुर्लभ किताबों का अध्ययन कर सकें। महाराजा रणवीर सिंह जी विशेष रूप से चाहते थे कि संस्कृत का अध्ययन पूरे विश्व में फैले और भारत की प्राचीन ज्ञान प्रणाली की महत्ता स्थापित हो सके। आगे इस पत्र में खास तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है कि जम्मू भारत के उन चंद शहरों में से है जहाँ लिटरेरी रिसर्च के लिए उम्दा पुस्तकें उपलब्ध हैं। यह तथ्य इस बात को रेखांकित करता है कि कला की विभिन्न विधाओं तथा साहित्य जगत ने डोगरा शासनकाल में उच्चतम शिखर को प्राप्त किया था। जैसा बताया गया, 1975 में अमर महल म्यूजियम तथा लाइब्रेरी स्थापित करके आदरणीय डॉक्टर करण सिंह जी ने, मैं मानता हूं कि अपने पूर्वजों को सबसे सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। दूसरा महत्वपूर्ण कदम 2023 में उठाया गया, अभी उसके बारे में बताया गया, वार्षिक तवी फेस्टिवल ऑफ आर्ट्स एंड आइडियाज़ के द्वारा देश भर के एक्सपर्ट्स, राइटर्स, आर्टिस्ट को एक मंच पर इकट्ठा करने का काम किया जा रहा है ताकि देश की विविध सांस्कृतिक विरासत, जम्मू कश्मीर की प्राचीन ज्ञान परंपरा और इस आयोजन में भाग ले रहे आर्ट एक्सपर्ट्स, राइटर्स के आपसी संवाद से कला प्रेमियों को नए विचारों की दुनिया में झांकने का अवसर प्राप्त हो सके। मैं मानता हूं कि तवी फेस्टिवल अपनी तरह का एक अनोखा मंच है जो मन और हृदय दोनों की प्यास बुझा सकने में समर्थ है। प्रत्येक वर्ष एक नई बौद्धिक समझ को ये समाज के सामने रख सकता है। आप लोग इस बात से वाकिफ़ होंगे कि महाभारत के अरण्यक पर्व में यक्ष और युधिष्ठिर का जो संवाद हुआ, उस संवाद में यक्ष का जो दूसरा प्रश्न था युधिष्ठिर से कि कोई व्यक्ति विद्वान कैसे बनता है, वह किससे महान पद एवं व्यक्तित्व को प्राप्त करता है तथा किस प्रकार वह प्रज्ञा को प्राप्त कर सकता है। जो युधिष्ठिर ने जवाब दिया
अध्ययन से व्यक्ति विद्वान बनता है, तपस्या से वह महान पद को प्राप्त करता है और इंटेलिजेंस से व्यक्तित्व को हासिल करता है तथा वृद्धजनों और पूर्वजों की सेवा से वह प्रज्ञा को प्राप्त करता है। तभी फेस्टिवल में मुझे ये सभी तत्व मौजूद दिख रहे हैं। यह अध्ययन से लेकर सेवा का एक ऐसा मंच हो सकता है जहाँ सरल और सहज तरीके से स्वतंत्र चेतना वाले व्यक्तित्व और ऐसे अनेक लोगों का निर्माण किया जा सकता है। मेरा मानना है कि कला की विभिन्न विधाएं एक प्रबुद्ध समाज के निर्माण तथा नागरिकों में वैल्यू सिस्टम और क्रिएटिविटी के लिए बहुत आवश्यक है। और मैं जिम्मेदारी से बात कहूँगा कि कला और संस्कृति एक समृद्ध और शांतिपूर्ण देश राष्ट्र के लिए तथा विश्व के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितनी आवश्यकता साइंस और टेक्नोलॉजी की है। साइंस और टेक्नोलॉजी के बिना आधुनिक समाज की कल्पना तो नहीं की जा सकती। हमारे सिविलाइजेशन को जीवंत बनाने में साइंस तथा टेक्नोलॉजी के नए आविष्कारों की भूमिका भी अतुलनीय है। तमाम इनोवेशंस ने पूरे समाज को एक नई गति दी है, नई सुविधाएं प्रदान की हैं तथा मानव समाज के कार्य करने, जीवन जीने के तरीकों को भी फिर से रीडिफाइन करने का काम किया है। लेकिन कला, संस्कृति, आध्यात्म, जिसे युधिष्ठिर ने तपस्या कहा है, उसके बिना साइंस और टेक्नोलॉजी अधूरी है। साइंस और टेक्नोलॉजी द्वारा बड़े से बड़े इन्वेंशन किए गए हैं और आज हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चरम उत्कर्ष पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन इन बड़े से बड़े इन्वेंशंस को मानवीय एक्सप्रेशन देने, उसे मानवीय मूल्यों के साथ जोड़ने, उसे मानव समाज की भलाई में लगाने, उसे नागरिकों के उत्थान में लगाने के लिए कला, अध्यात्म और संस्कृति ने ही बराबर सहारा दिया है। इसलिए निजी तौर पर मैं मानता हूँ कि साइंटिस्ट के साथ समाज को आर्टिस्ट और स्पिरिचुअलिस्ट, इनकी आवश्यकता बहुत है। विश्व के महानतम साइंटिस्ट में से एक मैक्स प्लैंक ने कहा था, एंड आई कोट, साइंस कैनॉट सॉल्व द अल्टीमेट मिस्ट्री ऑफ नेचर एंड दैट इज बिकॉज इन द लास्ट एनालिसिस वी आवरसेल्व्स आर ए पार्ट ऑफ द मिस्ट्री दैट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व। अस्तित्व का रहस्य, मिस्ट्री ऑफ एग्जिस्टेंस, किसी भी इन्वेंशन से कहीं अधिक व्यापक है। पृथ्वी पर हजारों लाखों वर्षों के विकास और इन्वेंशन के बाद भी जब आज कोई नई खोज शुरू होती है तब अस्तित्व का एक नया आयाम और नया स्वरूप हमारे सामने आ जाता है। सदियों के मॉडर्न इन्वेंशन के बावजूद आज भी अस्तित्व हमें कई बार आश्चर्यचकित कर देता है, क्योंकि उसका रहस्य अनंत है। साथ ही आपने देखा होगा कि जब भी टेक्नोलॉजी का कोई बहुत बड़ा आविष्कार होगा तब उसके प्रभाव को जानने तथा उसकी सीमाओं को बांधने के लिए हमने कला, अध्यात्म और संस्कृति का ही सहारा बराबर लिया है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कला एवं साहित्य पर उसके पढ़ने वाले प्रभाव की बड़ी चर्चा दुनिया में हो रही है। विश्व के महान कलाकारों की पेंटिंग के डिज़ाइन को इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनेक मॉडल्स को आज ट्रेनिंग दी जा रही है। एआई के वे एप्लीकेशंस लोगों की डिमांड के मुताबिक पेंटिंग भी बना रहे हैं। सहज ही डिजिटल कॉपी लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। इसी प्रकार अनेक प्रबुद्ध जनों का मानना है कि चैट जीपीटी के माध्यम से लिखने की प्रक्रिया को भी रिप्लेस करने के प्रयास अब होने लगे हैं। वैसे नैतिकता के खिलाफ मानते हैं ऐसे अनेक लोग हैं। व्यक्तिगत रूप से मेरा विचार है कि यह एल्गोरिथम जेन्युइन आर्ट प्रोसेस को कभी रिप्लेस नहीं कर सकती है। मैं पुनः युधिष्ठिर के उदाहरण से ही कहूँगा कि कला की जितनी भी विधाएं हैं, कला के जितने भी प्रकार हैं, चाहे वो पेंटिंग हो, राइटिंग हो, डांस हो, संगीत हो, गायन हो, सभी तपस्या हैं, एक साधना है, एक क्रिएटिव प्रोसेस है
जिसमें अस्तित्व के रहस्य, उसकी मिस्ट्री उजागर होती है। एआई एल्गोरिदम से इंस्टेंट आर्ट की कॉपी मिल सकती है, लेकिन मौलिक आर्ट, ओरिजिनल आर्ट के लिए कलाकार को साधना से ही गुजरना पड़ेगा। उसका कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एआई एल्गोरिदम का अपना उपयोग भी है और हम उसे कंट्रोल तरीके से कला की सेवा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं कहना चाहूँगा कि एआई एल्गोरिदम का उपयोग कलाकार बंधु अपने शोध, रिसर्च या किसी खास स्टाइल जैसे कि कांगड़ा शैली जिसका जिक्र हुआ, या पिकासो के यथार्थवाद स्टाइल से संबंधित जानकारी के लिए किया जा सकता है। अगर इस नज़रिए से एआई एल्गोरिदम का इस्तेमाल हो तब यह क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी, रिसर्च और कला से संबंधित नए दृष्टिकोण के लिए एक खजाना साबित हो सकती है, क्योंकि हर एक एआई मॉडल को ट्रेनिंग देने में उस विषय पर उपलब्ध लगभग सभी इंफॉर्मेशन के विस्तृत डेटाबेस का उपयोग होता है। अगर कोई कलाकार या कला का स्टूडेंट पेंटिंग या म्यूजिक के विभिन्न पैटर्न, उनके इतिहास पर लाइब्रेरी में जाकर शोध करना चाहता है, तब शायद उसे सप्ताह और महीनों खपाने पड़ेंगे। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम से 1 मिनट के भीतर ये सारी जानकारी इकट्ठी की जा सकती है। विभिन्न क्राफ्ट को समझने की कोशिश की जा सकती है। इसके आगे का कार्य यानी क्रिएटिव प्रोसेस, इसको तो कलाकार को स्वयं करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि तैयार पेंटिंग नहीं बल्कि पेंटिंग का क्रिएटिव प्रोसेस ही कलाकार के लिए सबसे बड़ा रिवार्ड होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए व्यक्तिगत रूप से मेरा विचार है कि कोई भी कलाकार टेक्नोलॉजी में हो रहे प्रगति और उसके इन्वेंशन से मुंह नहीं मोड़ सकता, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है, उसका कंट्रोल उसके हाथ में कैसे रहे, इसका सदैव ध्यान रखना होगा। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि एआई को आम आदमी द्वारा सुरक्षित रूप से नियंत्रित किया जाना चाहिए, न कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आम आदमी को कंट्रोल करने लगे। हालांकि एआई के कंट्रोल, उसमें मौजूद बायस्ड ओपिनियंस को लेकर अभी भी टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट सहमत नहीं हैं। डॉक्टर यम पोलस्की ने अपनी किताब में वर्षों के रिसर्च के आधार पर एक बात कही है। उन्हें इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि एआई को सुरक्षित रूप से नियंत्रित किया जा सकता है, और यदि कुछ आंशिक नियंत्रण हो भी जाए तो वो पर्याप्त नहीं होगा। मैं समझता हूँ इस दिशा में साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स आने वाले भविष्य में और भी कार्य करेंगे, ताकि मशीनी कला और हमारी मौलिक कला के जो ओरिजिनल स्वरूप के लिए खतरा उत्पन्न होने वाला है वो न हो सके। इसलिए साइंटिस्ट, आर्टिस्ट तथा स्पिरिचुअलिस्ट को सदैव संतुलन बैठाकर काम करना होगा, ताकि कला साधना की प्रक्रिया के केंद्र में कलाकार मौजूद हो, एआई एल्गोरिदम न मौजूद हो। आज मैं स्थानीय कला, साहित्य और संस्कृति को वर्ल्ड नॉलेज प्लेटफॉर्म से जोड़ने के संबंध में भी 2-4 बातें आपसे करूँगा। टेक्नोलॉजी में हो रहे तीव्र परिवर्तन और आसानी से उपलब्ध टूल्स ने आज कलाकारों तथा साहित्यकारों को यह अवसर प्रदान किया है कि वो अपनी यूनिक प्रतिभा को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकें तथा ग्लोबल नॉलेज प्लेटफॉर्म को और भी समृद्ध बना सकें। बसोहली पेंटिंग, डोगरी साहित्य, कश्मीर घाटी के आर्ट एंड क्राफ्ट सांस्कृतिक जगत के लिए अनमोल हीरे जवाहरात जैसे हैं। ये सच है कि उनकी योग्यता के अनुसार ग्लोबल नॉलेज प्लेटफॉर्म में अभी तक उन्हें वो जगह नहीं मिल सकी है जिसके वो हकदार थे, लेकिन समय का चक्र घूम रहा है। सदियों बाद आज फिर से विश्व भारत में चर्चा का केंद्र बन रहा है, और भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास भी और विरासत भी के मूल मंत्र के साथ भारत की प्राचीन ज्ञान प्रणाली और सांस्कृतिक मूल्यों का दुनिया भर में प्रचार और प्रसार होने लगा है। कई स्थानों पर उन्हें सराहा भी जा रहा है। आज लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कला व संस्कृति के क्षेत्र में भारतवर्ष के पास
समस्त सिविलाइजेशन को देने के लिए बहुत बड़ी संपदा है। हजारों वर्षों से भारत साधना का केंद्र रहा है और इसलिए आज भी उसे एक जीवंत ऊर्जा क्षेत्र कहा जाता है। जर्मन विद्वान विलियम हास ने अपनी किताब में द डेस्टिनी ऑफ द माइंड में लिखा था कि भारत में सामान्य जन के लिए प्रकृति एक जीवंत तत्व है, उसका अस्तित्व प्रकृति से अलग नहीं हो सकता, इसलिए वो अपने जीवन की संपूर्णता और परिपूर्णता में रहता है। विलियम हास के इन शब्दों में हमारी सांस्कृतिक आध्यात्मिक समृद्धि की झलक मिलती है। मैं समझता हूँ कि कला ही चेतना का केंद्र है और स्थानीय कला संस्कृति को प्रमोट कर सही मायने में हम भारत के महान सृजनात्मक खजाने के साथ न्याय कर सकते हैं, एक नई सामाजिक चेतना को जागृत कर सकते हैं। इस अवसर पर एक निवेदन मैं करूँगा। मेरा मानना है कि स्थानीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित शिक्षा ही समाज में हम सभी का लक्ष्य होना चाहिए और इस दिशा में प्रशासन, सरकार का एक रोल होगा, लेकिन समाज के कलाकारों और बुद्धिजीवियों का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। चिंतक ही समाज के ज्ञान संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि नई पीढ़ी के लिए इस महत्वपूर्ण मिशन का मार्गदर्शन करने में प्रबुद्ध जन स्व प्रेरणा से अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे और विविधता में एकता की विशिष्टता को भी पोषित करेंगे। मुझे स्मरण है सन 1968 में स्वयं डॉक्टर करण सिंह जी ने लिखा था कि भारत की सांस्कृतिक परंपरा की समृद्ध विभिन्नता ही हमारे राष्ट्र की अपरिहार्य और सर्वोपरि एकता के लिए शक्ति स्रोत का काम करती है। मैं डॉक्टर करण सिंह जी की बात से सहमत ही नहीं हूँ, पूरी तरह समर्थक हूँ। हमारी सांस्कृतिक विविधता के कण-कण से गीत, संगीत, चित्र, नृत्य, साहित्य का अमृत प्रतिपल बरसता रहा है। मैं मानता हूँ कि जो सृजन करता है वही जीवन को उसकी परिपूर्णता में जीता है और कलाकार साहित्य की कृतियों में ही जीवन अपनी समग्रता में प्रकट होता है। अंत में अपनी बात समाप्त करने के पहले मैं स्मरण कराना चाहूँगा कि किसी भी समाज का आर्थिक विकास कला और संस्कृति से ही संचालित होता है। भविष्य में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बड़ी बात हो रही है। हमें अधिक से अधिक क्रिएटिव लीडर्स की आवश्यकता होगी यहाँ भी, और इसलिए अपनी संस्कृति और मूल्यों से युवा पीढ़ी को जोड़ने के ऐसे प्रयास और गहरे और व्यापक होने चाहिए। मैं निश्चित रूप से सराहना करूँगा 2023 में शुरू हुए इस प्रयास की। प्रशासनिक स्तर पर भी थोड़ी कोशिशें हुई हैं। बसोहली पेंटिंग को ग्लोबल मंच प्रदान करने का प्रयत्न किया गया है। स्टेक होल्डर्स के सहयोग से 2023 में जीआई टैगिंग सुनिश्चित की गई ताकि हमारे जो कलाकार हैं उनकी जो ओरिजिनलिटी है उनको दुनिया में एक मान्यता प्राप्त हो सके, उनकी प्रतिभा का सही आदर और सम्मान हो सके। प्रशासनिक स्तर पर डोगरी साहित्य को भी पुनर्जीवित करने के थोड़े बहुत प्रयास हुए हैं। पटनी टॉप, जम्मू क्षेत्रीय उत्सव जैसे आयोजनों के जरिए समाज में जागरूकता पैदा हो, इसके प्रयास हुए हैं। मैं जानता हूँ कि इस प्रयास की निरंतरता बनाए रखने की आवश्यकता है ताकि समाज में नए विचार अंकुरित हों, हमारी राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक चेतना तथा समाज का ताना बाना और सशक्त हो। यह नए, उज्ज्वल और विकसित भारत के निर्माण की दिशा में आप सभी प्रबुद्धजनों का बहुत बड़ा योगदान होगा। मैं एक बार पुनः इस ऐतिहासिक पहल के लिए आदरणीय डॉक्टर करण सिंह जी तथा इस ट्रस्ट से जुड़े सभी महानुभावों और इस फेस्टिवल से जुड़े सभी कलाकार बंधुओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपने मुझे सुना, इसके लिए मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।